हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +1 में अभी तक हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी कर लिया है और जे थॉमसन का मॉडल स्टडी किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया उसने इसके लिए किया क्या? इसके लिए इसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। जो गोल्ड की फॉइल थी वो लगभग आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1000 एटम्स थिक फॉइल उसने ली और जो गोल्ड का सिंबल होता है वो होता है AU और एटॉमिक नंबर जो होता है उसका वो होता है 79। गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड जो है एक ऐसा मेटल है जो बहुत मैलिएबल भी है और उसके पास 79 प्रोटॉन है। इस वजह से उसने सिलेक्ट किया गोल्ड की फॉइल को। सबसे बड़ा रीज़न इसकी मैलिएबिलिटी का है, तभी इसने रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड की फॉइल को सिलेक्ट किया। और गोल्ड की फॉइल को सिलेक्ट करने के बाद इसने किया क्या, इसने गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करने स्टार्ट किए। इसने एक अल्फ़ा एमिटर सब्सटेंस लिया जिसे आप बोल सकते हो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो कि एक ब्लॉक में रखा गया। और ये जो सब्सटेंस है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो किसको एमिट करता है, अल्फ़ा रेज को एमिट करता है। किसको एमिट करता है? अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अल्फ़ा रेज हीलियम का न्यूक्लियाई को बोला जाता है जब हीलियम पे चार्ज आ जाता है 2 पॉजिटिव और जो हीलियम का मास होता है 4 और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। जब हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो वो उसका हीलियम का न्यूक्लियाई बचता है जिसे हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसने क्या किया, ये अल्फ़ा एमिटर सब्सटेंस लिया और एक यहाँ पर स्क्रीन लगाई। और वो स्क्रीन कौन सी थी? वो स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये ऐसी स्क्रीन थी जिस पे जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक होते थे तो डार्क स्पॉट नज़र आते थे। तो इसने क्या किया, इसके बाद इसने गोल्ड की फॉइल को रखा। लेकिन पहले गोल्ड की अगर मैं फॉइल ना रखूं तो यहाँ पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा पूरी स्क्रीन के ऊपर, पूरी हर स्क्रीन के हर एक पोर्शन पे ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा, इंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, डार्क स्पॉट नज़र आएंगे। लेकिन अब मैंने जब इसके आगे गोल्ड फॉइल ली तो गोल्ड फॉइल में गोल्ड के कुछ एटम्स होंगे इस तरह से। गोल्ड के इस तरह से कुछ एटम होंगे जब गोल्ड फॉइल आएगी। ये गोल्ड के क्या है, एटम्स हैं। तो इसने क्या देखा, इसने देखा अगर मैं सिर्फ एक ही एटम को कंसीडर कर लूँ, मैं सिर्फ यही देखूँ कि सिर्फ यही एटम है गोल्ड का और बाकी एटम को आप इग्नोर कर दें, थे 1000 एटम। अगर मैं सिर्फ इसी एटम को देखूँ तो मुझे पता है एटम का जो न्यूक्लियाई है वो इसके सेंटर में होगा। तो इसने क्या लगाई, एक स्लिट लगाई जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर सके। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को यहाँ से इस सब्सटेंस से एमिट हुए तो इसने क्या देखा, यहाँ पर पूरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे डार्क स्पॉट नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ये इस एटम को मैंने कंसीडर किया है, इस एटम का न्यूक्लियस ये है, तो इस पोर्शन में, इस एरिया में उसको कोई भी डार्क स्पॉट नज़र नहीं आया। तो इसका क्या रीज़न है? पहले देखिए, सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी। सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जो उसकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इसने देखा कि हर पूरी स्क्रीन पे मुझे इंप्रेशन मिल रहे हैं। तो इसने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहे हैं और जाकर इस स्क्रीन के ऊपर टकरा रहा है। बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले, एक अल्फ़ा पार्टिकल नहीं निकला, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव किए और बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो इसकी सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हुई कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल
पासिज स्टेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, बिल्कुल सीधे पाथ में बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल चले गए। लेकिन मुझे पता है कि जो ये अल्फ़ा पार्टिकल है, इस अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव कितना चार्ज है, अगर बात करें चार्ज की अल्फ़ा पार्टिकल की, तो कितना चार्ज है, +2e चार्ज है। तो हुआ क्या, अब हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन। क्या नाम है उसका, प्रोटॉन। जब अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जब सीधे जा रहे थे तो अल्फ़ा पे चार्ज था पॉजिटिव, इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, तो सेम चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया और ये कुछ इस स्क्रीन के पोर्शन पर जाकर टकराया। इसी तरह एक अल्फ़ा पार्टिकल और निकला, जब वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास पहुंचा तो फिर दोबारा से इस पे क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई, तो इसने अपने पाथ को चेंज कर लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फ़ा पे भी पॉजिटिव चार्ज है, 2e चार्ज है, और ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे भी कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सेम चार्जेस के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इसको स्क्रीन के इस पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे क्या दिखे, डार्क स्पॉट नज़र आए। इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे क्या नज़र आए, डार्क स्पॉट नज़र आए। तो इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुई, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये हुई कि जो वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए कुछ स्मॉल एंगल से। इसने क्या देखा, कम से कम 20,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक ही अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो स्ट्रेट सीधा जाता था और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता था, वापिस आ जाता था। कि वो जितना नियर न्यूक्लियस के पहुंच सकता है उतना नियर पहुंचा और उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। मतलब इसने 180 डिग्री का एंगल बनाया कि यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधा गया और उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। इसका मतलब इस रीजन में, मुझे इस रीजन में कोई डार्क स्पॉट नज़र नहीं आया। अगर मैं एक ही एटम को लेकर बात करता हूँ तो इसका मतलब इसकी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन हुई, वो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि 1 पार्टिकल सिर्फ कितने में से, 20,000 में से क्या कर गया, रीबाउंड मतलब या फिर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंड 180 डिग्री के एंगल, जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस। तो ये इसकी 3 ऑब्जर्वेशन थी जो कि रदरफोर्ड ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी वो निकाली। लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए अब कंक्लूज़न क्या निकलता है हमें वो देखना है। अब हम पढ़ते हैं इन ऑब्जर्वेशन का कंक्लूज़न। जो सबसे पहला कंक्लूज़न है वो तो ये निकला कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब तो ये होगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो इस कंक्लूजन तो इसकी ये हुई कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अगर सीधे जा रहे हैं एटम में से, तो ये हुआ कि बहुत सारा स्पेस जो है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। कितना एम्प्टी है, कितना एटम का स्पेस एम्प्टी होगा वो अभी हम आपको बताएंगे। कितना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो भी अभी बताएंगे आपको इसकी एप्लीकेशन के अंदर। तो इसकी जो सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन थी उससे क्या कंक्लूजन निकला, उससे कंक्लूजन ये निकला कि एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है स्मॉल वॉल्यूम में इनसाइड द एटम, क्या कि the whole charge of the atom is concentrated inside the atom, और
इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी चार्ज है एटम का, पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा का सारा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, एटम के इनसाइड। और उस जहाँ पे सारा चार्ज और एटम का जितना भी सारा मास है स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है एटम के इनसाइड, और वहाँ से उस स्मॉल वॉल्यूम को, जो एटम का जो स्मॉल वॉल्यूम है जहाँ पर सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, उस स्मॉल वॉल्यूम को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। क्या बोला गया उसको, उस छोटे से पोर्शन को जहाँ पर जितना भी एटम का मास और चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उसे क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। कि ये एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पर मुझे कोई डार्क स्पॉट नहीं नज़र आ रहे, इसका मतलब तो ये हुआ कि एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज और मास है वो सारा का सारा उसके सेंटर में है, और उसके सेंटर को क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। तो ये थी रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से ये रदरफोर्ड की क्या निकाली, हमने कंक्लूजन निकाली। इसके बाद हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एप्लीकेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन में पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है कि जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, एटम का, वो इक्वल है, कितने टाइम्स इक्वल है, 10⁻15 टाइम्स है किसके, वॉल्यूम ऑफ, किसके वॉल्यूम के, न्यूक्लियस के, किसके वॉल्यूम के, न्यूक्लियस के। ये बोला गया कि एटम का वॉल्यूम कितने टाइम्स है, 10⁻15 टाइम्स है किसके वॉल्यूम के, न्यूक्लियस के वॉल्यूम के। इसने क्या फॉर्मूला दिया, ये बात अभी हम प्रूव करेंगे। ये कैसे प्रूव करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले इसने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया जिससे क्या कैलकुलेट किया गया, रेडियस, रेडियस किसका, न्यूक्लियाई का। उसका जो फॉर्मूला था रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई को किससे लिखा इसने, आर से लिखा। किससे लिखा, आर से। इसका फॉर्मूला क्या दिया इसने, आर इज इक्वल टू आर नोड ए, और इसकी पावर कितनी है, 1/3। जो ये आर नोड है, ये आर नोड क्या था मेरे पास, कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मतलब बात ये हुई कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, 10⁻⁻15 मीटर में। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ये पावर से मतलब है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 10⁻⁻15 मीटर। किसका ऑर्डर, रेडियस का, न्यूक्लियाई का रेडियस का ऑर्डर है 10⁻⁻15 मीटर। और यहाँ पर ये ए जो है, ए क्या है, ए है आपका एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास किसका, जिस एलिमेंट में, जिस एटम की आप न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करोगे, ये उस एटम का क्या होगा, एटॉमिक मास। अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरे पास कोई एलिमेंट है वो x, और जो उसका एटॉमिक मास है वो कितना है, 8। एटॉमिक मास कितना है, 8। अगर मुझे उस एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 8 है, मुझे एटॉमिक नंबर के बारे में पता नहीं है, तो अगर मुझे उस एटम के लिए उसके न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को लिखा मैंने आर से। आर नोट की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, कितनी है, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 8, और 8 की कितनी पावर होगी, 1/3। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कैसे सोल्व करूँगा, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की क्यूब, 8 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/3, 3 से 3 क्या कर दिया, कैंसिल। तो इस 2 को अगर मैं 1.33 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 2.66 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से ये इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऑर्डर क्या है न्यूक्लियाई का, 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर मुझे ये पता है कि न्यूक्लियाई का रेडियस का ऑर्डर
10⁻⁻15 मीटर का है, तो रेडियस जो है किसकी, रेडियाई किसकी, एटम की, किसकी रेडियाई, एटम की, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻10 मीटर। क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। अब मुझे अगर इसका फर्स्ट एप्लीकेशन को प्रूव करना है, क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम। अब अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मुझे क्या करना है, एटम का वॉल्यूम को पुट करना है। पहले एक बात ध्यान से सुन ले, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का ऑर्डर है 10⁻⁻15 मीटर और रेडियस ऑफ एटम जो है उसका ऑर्डर है 10⁻⁻10 मीटर। अगर तो मुझे ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ एटम किसके इक्वल है, 10⁻15 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई के, तो ये कैसे प्रूव करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एटम, यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ एटम है। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, 4/3, एटम को स्फेरिकल मान लिया हमने, पाई रेडियस मान ली इसकी r1 और क्या हो गया, क्यूब। ठीक है, जो स्फीयर है एटम को स्फीयर मान लिया और स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई और एटम की रेडियस को मान लिया r1 और यहाँ से ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई में इसके इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या आएगा 4/3 पाई और न्यूक्लियाई की जो रेडियस है उसको मान लिया r2 और उसका क्या कर दिया, क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई और r मतलब एटम की रेडियस, और एटम की रेडियस का ऑर्डर अभी मैंने लिखा था 10⁻⁻10 मीटर और उसका क्या करना है, क्यूब, बाय में 4/3 पाई और न्यूक्लियाई का रेडियस का ऑर्डर था 10⁻⁻15 मीटर और उसका क्या करना है, क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दीजिए, यहाँ -10, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 10⁻⁻13 और नीचे क्या बनेगा, -15 है तो -15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -45। जब -45 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये 10⁻⁻30 + 45, तो यहाँ से क्या निकला 10⁻15। क्या निकला, 10⁻15, मतलब वॉल्यूम किसका, एटम का, वो वॉल्यूम ऑफ एटम और रेशियो किसकी थी, वॉल्यूम ऑफ रेडियस की, वो किसकी इक्वल आई 10⁻15 के, कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो 10⁻15 टाइम्स है किसके, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है कि अगर हम ये बोले कि अगर एक प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड के अंदर एक छोटी सी अगर बॉल रख दी जाए तो वो उस बॉल को हम कंसिडर करेंगे न्यूक्लियस और वो जो प्लेग्राउंड है उसको हम एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल सकते हैं। तो इसके बाद इन दो एप्लीकेशन के बाद हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, रदरफोर्ड की लिमिटेशन के बारे में। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये क्या इसने क्या बोला था और क्या इसकी लिमिटेशन बन गई। तो लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशन ये थी कि इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक मैक्सवेल की थ्योरी थी, मैक्सवेल ने क्या बोला, एक मैक्सवेल की थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर। इसने ये बोला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर, एक चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने +Q मान लिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, और इसके सराउंड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता है, अगर वो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियाई और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट करता है, छोड़ता है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। इसने क्या बोला, अगर एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में रख दोगे
तो जो चार्ज बॉडी है जो उसके चारों तरफ घूम रही है वो क्या करेगी, एनर्जी को छोड़ेगी, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में वो एनर्जी को छोड़ेगी। अगर वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमता घूमता अपनी एनर्जी को लूज़ करता हुआ न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट कर लेगा और वो अपने पाथ को रेगुलर चेंज करता रहेगा और एटम जो जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके गिरेगा कहाँ, न्यूक्लियस में जाके गिरेगा, जिससे कि ये बोला गया मैक्सवेल ने कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन आप कैसे करोगे। मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला इफ़ ए चार्ज बॉडी मूव अंडर द influence of another charge body अगर एक चार्ज बॉडी मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज बॉडी, तो जो चार्ज बॉडी मूव कर रही है ना, ये क्या करेगी, ये एमिट करेगी। क्या एमिट करेगी, रेडिएशंस को। क्या एमिट करेगी, रेडिएशन को। एमिट का मतलब लूज करेगी, एमिट का मतलब क्या करेगी, लूज करेगी। लूज क्या करेगी, रेडिएशन लूज करेगी। कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लूज करेगी। अगर ऐसा करेगी, अगर एक चार्ज बॉडी अपने रेडिएशन को एमिट करेगी, अपनी एनर्जी को लूज करेगी, तो अपने पाथ को चेंज करते करते जाकर कहाँ गिरेगी, न्यूक्लियस में गिरेगी। ऐसा मैक्सवेल ने बोला। तो जब मैक्सवेल ने ये बोला तो रदरफोर्ड ने इस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड ने तो ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो घूमते हुए वो एनर्जी को लूज करेगा और मैक्सवेल ने कहा कि आके गिरेगा कहाँ, न्यूक्लियस में आके गिरेगा, जिससे कि एटम जो है वो अनस्टेबल माना जाएगा। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसका मतलब ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किसकी वजह से, मैक्सवेल की थ्योरी की वजह से, जो कि कहती है कि अगर एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में घूमती है तो वो लगातार अपनी एनर्जी को लूज़ करती है, रेडिएशन की फॉर्म में लूज़ करते हुए वो अपने पाथ को चेंज करती है और आकर गिरती है न्यूक्लियस के अंदर, जिससे कि एटम अनस्टेबल माना जाएगा। तो आज के लिए हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि है टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन।